नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि वफाकी बजट 2021-22 जो है 8.4 खरब का, यानी तकरीबन 8.5 खरब का बजट जो है वो नेशनल असम्बली में पास हो गया। 172 वोटों के साथ हुकूमत ने इसको पास किया, जबकि अपोजिशन की तरफ से 137 वोट पड़े और अपोजिशन के मेंबरान 163 थे 163, जिसमें से 25 गैर हाज़िर है। गैर हाज़िर होने वालों में से बहुत ज़्यादा अक्सरियत जो है वो PMLN की थी। अब हमें याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही बाशगाफ अल्फाज में कहा था कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस अवाम दुश्मन बजट को हम हरगिज़ पास नहीं होने देंगे। ताहम आज शहबाज शरीफ साहब जो है ना सिर्फ आज बल्कि गुज़िश्ता कई दिन से नेशनल असम्बली से अपनी तकरीर करने के बाद वो गुम रहे और आज भी वो तकरीर नहीं उन्होंने की, जबकि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो बजट की पासिंग के दरमियान तमाम पीपल्स पार्टी के साथ असम्बली के अंदर मौजूद थे। ये वो सूरत हाल है जिसमें वहाब सिद्दीकी साहब ने, मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इससे पहले सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रह चुके हैं, उन्होंने इस पे ये कहा है कि ये बजट जो है मुबारक हो, ये बजट PMLN ने पास करवा दिया। स्क्रीन पे आप उनका ट्वीट दे सकते हैं। ये वही सूरत हाल है जिसका तहरीक इंसाफ जो है बहुत मजाक उड़ा रही है और शहबाज गिल साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के हम नाम हैं, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि लंबे लंबे बूट्स वाला एक शख्स जो है वो तलाश गुमशुदा उसकी जारी है। एक आदमी तलाश गुमशुदा, एक आदमी रंग गंदमी बड़े बड़े बूट पहने हुए अपना तारुफ अपोजिशन लीडर करवाता है। बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनाने निकला था, ताहाल असम्बली नहीं पहुंचा। जिसको मिले बराए मेहरबानी मरियम औरंगज़ेब या मरियम सफ्तर साहबा को इतला दें। इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। मसला ये है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ने तो चले मजाक उड़ाना ही था PMLN का, वो तो उड़ा ही रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी बहुत भरम नज़र आती है। अब से चंद घंटे पहले बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने अपनी नाराज़गी, अपने गुस्से का इजहार इन अल्फाज में किया। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट में होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। मैं अपना कट मोशंस में जो मेरे मेंबर्स ने ले आए थे उस वक्त भी मैं मौजूद था। मेरे मेंबरान के स्पीचेस के लिए मैं अवान में बैठा रहा। यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं। अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फारूक हबीब साहब जो कि तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान साहब जो PMLN के लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN पंजाब के, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं पंजाब हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे पाकिस्तान के मुमताज़ टैक्स एक्सपर्ट, इकनॉमिक, लीगल और टैक्स एक्सपर्ट जो हैं मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब, एक वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स वंस अगेन। सीधा अगर चलूँ मलिक अहमद खान साहब की तरफ। मलिक अहमद खान साहब, ये किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने सीसा पिलाई की दीवार बनना था वो गुज़िश्ता चंद दिनों से असम्बली से गुम हो गए। आज जब बजट पास हुआ, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद थे, लेकिन अगर वहाँ मौजूद नहीं थे तो शहबाज शरीफ साहब नहीं थे जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। PMLN के और भी बहुत से लोग वहाँ पे एब्सेंट थे। ये वही सूरत हाल है जिसकी वजह से मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा है कि PMLN ने बजट पास करवा दिया। क्या हुआ ऐसे? नहीं, पीपल्स पार्टी को हक हासिल है, वो अपनी तनकीद कर सकती हैं। ऑब्वियसली शहबाज साहब को चाहे कोई भी हालात थे, उनके ख़ानदान के अंदर एक उनके बड़े करीबी अजीज़, उनके तायाजाद भाई का इंतकाल था, कल उनका जनाजा हुआ, आज उनके कुल थे, लेकिन स्टिल ये कोई वजह मैं नहीं दे रहा कि इस वजह से वो वहाँ पे नहीं थे। शहबाज साहब को ख़ुद भी वहाँ होना चाहिए था और पूरी पार्टी को भी इन फुल स्ट्रेंथ अपनी पार्टिसिपेशन करनी चाहिए थी, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर वहाँ पे मौजूद होती मुस्लिम लीग नून अपने पूरे वजूद के साथ, अपनी सारी पूरे मेंबर्स के साथ, तो ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट को अहमियत देने वाली बात है उसको ज़्यादा तक़वियत मिलती। लेकिन इसमें एक बात वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग ने अपना पूरा किरदार इसमें अदा किया, लेकिन ये एट द पासिंग ऑफ द बजट स्टेज की बात थी, इस पर आके ये जो मामला है इस पे जैसे आपने भी इशारा किया। अगर शहबाज शरीफ साहब की किसी खानदान में किसी शख्स की रहलत हो गई थी, फौतगी हो गई थी, वो बात समझ चले आती, आपने बताया हमें मालूम नहीं था, आपने बड़ा अच्छा माना भी कि उनको होना चाहिए था, लेकिन PMLN के बाकी सारे लोग वहाँ पर क्यों नहीं थे?
नहीं, मैंने तो आपसे कह दिया डॉक्टर साहब, बगैर की लगी लिपटी रखे और विदाउट गेटिंग इन अ पोजीशन जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं एक बात ही करता जाऊं, हर सूरत में होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अच्छा, को बात बिल्कुल सही, यहीं रुक जाए मेरे साथ। फॉर कभी साहब, मैं आसिफ अली जरदारी साहब से गैलरी में जब एक पूछा गया कि भाई हुकूमत को गिराने की आप लोगों ने बात की थी, लेकिन हुकूमत आपने कहाँ गिराई, तो उन्होंने बड़ा ही मज़क्का खेस किस्म का उस पर कॉमेंट किया आपकी हुकूमत के हवाले से। ज़रा सुनाइए आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा इमरान खान हुकूमत के हवाले से। बजट पेश हुआ है, उस बजट को कैसे देखते हैं? हुकूमत आपने कहा था कि चली जाएगी, तो अब क्या देख रहे हैं आगे? भाई हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी, कुछ हो तो जाए ना, हुकूमत तो है नहीं। ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। फारूक हबीब साहब, आपकी हुकूमत के बारे में उनका ये कहना है कि हुकूमत होगी तो जाएगी, हुकूमत है ही नहीं, कि इसका क्या मतलब? देखें, बात यह है कि यकीनन जो है वो हुकूमत नहीं है, सिंध में नहीं है पीपल्स पार्टी, जहाँ पर आप बजट पास करने लगते हैं और आया कोई पहली ऐसी असम्बली होगी जिस असम्बली के अंदर ऑपोजिशन लीडर को और पार्लियामेंट्री लीडर्स को बजट के ऊपर बात करने का मौका ही ना दिया गया हो। पूरे का पूरा बजट ही जो है वो बुलडोज कर दिया गया, और जब वो एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि ये जमहूरी रवैयों का आप हमें दर्स देते हैं और ख़ुद सिंध असम्बली के अंदर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको जो है वो आज 8 अरकान को असम्बली आने से बैन कर दिया गया। अच्छा, आप ये देखें कि सिंध के अंदर यहाँ ये शोर डालते रहे, बाइकआउट करते रहे कि जी नॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, और कौमी असम्बली में जनाब ऑपोजिशन लीडर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है। सिंध में आप पूछें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन है, वहाँ पर जो है वो इनकी अपनी हुकूमत के अपने नुमाइंदे जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं। इन्होंने वहाँ भी नहीं दी, यहाँ बजट के ऊपर बहस नहीं होने दी, तो इनको जो है वो हुकूमत इस वजह से नज़र नहीं आती क्योंकि सिंध के अंदर इनकी हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर इन्होंने आमरीत कायम की हुई है, डिक्टेटरशिप कायम की हुई है, और आज अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए आज वो कहाँ गए बड़े बड़े दावे, कहाँ गए वो बड़ी बड़ी मज़ाहमत के दावे, जब बजट पास करते वक्त इनके अपने अरकान गायब थे। अच्छा, अब एक दूसरे के ऊपर डालते रहे। अब देखे ना, अब ये क्या बात हुई? खाली पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा, खाकान अब्बासी साहब ने इससे मिलती जुलती बात की आपकी हुकूमत के हवाले से, लेकिन बजट तो आज पास हुआ ना। ठीक है, मैं बजट में वापस से पास हो गया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप बजट के भी एक्सपर्ट हैं, कानून के एक्सपर्ट हैं, टैक्सेशन के मामलात को समझते हैं। PMLN ने और अपोजिशन ने तहिया किया हुआ था कि बजट का रास्ता रोकना है, लेकिन उनके नंबर नहीं आए, वहाँ मौजूद भी नहीं थे लोग इतना क्या वजह, आप इसको कैसे समझते हैं, क्या वजह थी कि आखिर में PMLN जो है वहाँ नहीं आई? मेरा ख्याल है कि ये एक बदकिस्मती है कि जब मुल्क को बहुत शदीद जियोपॉलिटिकल और जियो इकनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, तो उस वक़्त हमारे अरकान जो हैं वो इस सियासत की बजाय अगर ख़ुद वाकई ही इस बात पर अमल भी कर देते कि हमें एक मिसाक़ मईशत चाहिए, तो कौम का कुछ भला होता। क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में जो महंगाई है, जो हमारे इर्द गिर्द माहौल है, उसमें तो देखिए आपने हमारी कई इर्द गिर्द हमसाया ममालिक में जो हमसे ज़्यादा करप्ट हैं, वहाँ हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मगर जब कोई नेशनल इम्पोर्टेंस का मसला होता है तो वो ऑल अपनी पार्टी मीटिंग्स में आते हैं और एक नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये कमेंट कर सकता हूँ कि 50 साल हमारी चाइना की दोस्ती को हुए। आप समझते हैं कि सिर्फ डिसइंटरेस्ट इसकी वजह हो सकती है? लोग डिसइंटरेस्टेड थे, तवज्जो नहीं दी, और आपको चीज़ समझ आती? जी देखिए, वो तो मैं अब उस पर बात नहीं करना चाहता। एक रात ही एक प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आपने एहतसाब का आगाज़ करना हो टैक्स में, तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट से लेकर सेनेटर्स का, MNAs MPs का कर लें, ताकि फिर हम नीचे देखिए। यही बात चाइना में आपको पता होगा कि 50 साल उनके हमारी दोस्ती के हो गए हैं, 100 साल उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के आज मुकम्मल हुए हैं। आप उनको देखिए, हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुए थे, आज उन्होंने क्या अचीवमेंट्स की हैं कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन गए हैं। वहाँ ठीक है एक पार्टी रूल है, मगर नेशनल इंटरेस्ट के लिए यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्लूरल डेमोक्रेसी को छोड़ दें, मगर जो नॉर्म्स होते हैं, आप हाउस में आएँ, बात करें, एक दूसरे से इंगेज करें। और इसमें एक पार्टी का कसूर नहीं है, जो इंटेगोनिज़म है ये आप देख रहे हैं कि पहले दिन जब से हलफ लिया वज़ीर आज़म मोहतरम ने, उस दिन से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कानून साजी में सवाए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के। ये मैंने एक आर्टिकल उज़ैमा के साथ लिखा था जिसका नाम था सिविल गवर्नमेंट्स एंड
ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, यानी आपने कभी देखा है कि एक ही इसी आज के फाइनेंस बिल में 3 पुराने ऑर्डिनेंसेस को जो ले डाउन हो जाते हैं एज ए बिल, जब एक बिल ले डाउन हो जाता है तो फिर उस पर बहस होती है। अब उनको तीनों को रिवोक करके इसका हिस्सा बना दिया गया कि जी वो हमने तीनों रिवोक कर दिए। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक मजाक है। ये बजट पे ना मुझे लग रहा है कि आप बजट से खुश नहीं है, आप बजट से खुश नहीं है, और ये बड़ी अच्छी बात है। हम बजट पे खुल के बात करते हैं कि क्या क्या खराबियां इस बजट में। मैं थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एक और इसमें एंगल ले आऊँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत ही दिलचस्प कमेंट्स किए हैं, वो फारूक हबीब साहब के लिए भी सुनने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि मलिक साहब से उसका जवाब पूछा जाए। ज़रा सुनाइए जी शाहिद खाकान अब्बासी का टुकड़ा में। हुकूमत गिरी हुई है, इसका हर लम्हा मुल्क पे भारी है। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से ही जाएंगे, क्योंकि जिस मुल्क में मुल्क आइन के मुताबिक ना चलता हो वहाँ पर आइन के मुताबिक हुकूमतें हटाना ज़रा मुश्किल काम होता है। ख़तरा पाकिस्तान को ना अफगानिस्तान की तरफ से है, ना इंडिया की तरफ से है, ना इसराइल से है, वो अंदर से है कि अगर हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, यहाँ पर इलेक्शन चोरी होंगे, तो आपको ख़तरा है। मलिक साहब बड़ी दिलचस्प बात की शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। हुकूमत की नालायकी के बारे में तो फिर बात करते हैं फारूक साहब से, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से ये हुकूमत आई है उसी रास्ते से ये हुकूमत जाएगी, और उन्होंने कहा कि ये मुल्क ज़रा आइनी है भी नहीं। अच्छा, फिर अब ये है कि दूसरी तरफ ये आप सब जानते हैं कि आपकी पार्टी यही कहती है कि ये हुकूमत जो है ये इलेक्टेड है, तो अब आप इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे आ गए हैं, स्टेज पे आ गए हैं कि आप सोच रहे हैं कि भी हम एक साजिश करके निकालेंगे हुकूमत को? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये परसीव करते हुए कि गालिबन आपका सवाल यही होगा, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप क्या कि शायद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट से इन्फर क्या करेंगे, लेकिन मुझे उनकी पूरी स्टेटमेंट में ये पहलू कि हम इस चीज़ में शामिल होंगे कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर है, मेरा ये ख्याल है कि शायद खाकान अब्बासी साहब शायद गालिबन जो मैं उनका स्टेटमेंट से समझ चुका हूँ कि वो गालिबन शायद उसको 2 हिस्सों में बात कर रहे हैं। एक तो उससे तो आपको भी कोई कलाम नहीं होगा इस बात में कि आइन के मुताबिक चलनी चाहिए, ये तो उसका पहला हिस्सा है, और लेकिन जहाँ पर दूसरी उसकी पहलू है कि जिस रास्ते से ये आए हैं उसी रास्ते से जाएंगे, ये काबिल बहस बात है कि उसका इनमें उनका इशारा क्या था। तो शायद उनका इशारा ये था कि जिस तरह से इनकी फॉर्मेशन हुई, तो इसका मतलब क्या है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि शायद उनका, मैं वही कह रहा हूँ जी कि शायद उनका इशारा यही है, उसमें बात में यही उनका है कि जिस तरह से फॉर्मेशन हुई पीटीआई की, वैसे ही इनकी डीफॉर्मेशन भी हो जाएगी, उसी तरह से ये तहलील भी हो जाएगी। तो गालिबन शायद इस तरह से उनका मतलब है, उसमें वो अपना कोई रोल प्ले करने का किसी साजिश का उसका इंदिया नहीं दे रहे, वो गालिबन तख्लीक और इस तख्लीक के टूटने की बात कर रहे हैं, उसका इंदिया नहीं दे रहे। ठीक, फारूक हबीब साहब, जिस तरह से आप लोग आए थे उसी तरह से आप लोग वापस जाने वाले हैं। देखिए, बात यह है कि ये तो मेरे ख्याल में शिकस्त खुर्दा सोच है। पिछले 3 साल से हम ये सुन रहे हैं कि हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम इस्तीफ़े देंगे, हम एहतजाज करेंगे, अदम एतमाद लेकर आएंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। सब कुछ करके इन्होंने देख लिया, हर महाज के ऊपर जो है वो इनको नाकामी हुई है। और आज आप बजट के ऊपर, मौका के ऊपर देख लें कि इनके अपने अराकीन, अपने अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने अदम दिलचस्पी का जो है वो इजहार किया, और वो नहीं आए पार्लियामेंट के अंदर, और उनको जो है वो तलाश गुमशुदा के तौर के ऊपर जो अराकीन मौजूद थे वो भी तलाश कर रहे थे। जब लीडर ही जिस मौका के ऊपर मौजूद ना हो तो बाकी अराकीन उस मौका के ऊपर क्या लेने आएंगे वहाँ पर। और बुनियादी चीज़ ये है कि ये कहते हैं जी आइन, एक मिनट, जो कहते हैं आइन नहीं है, कानून नहीं है, मुझे ये बताएं ये आइन और कानून के ऊपर ये अमल दरामद कर रहे हैं? एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत, जो अदालत आपको बेल देती है, आपकी अपील के ऊपर आपकी सज़ा के फैसले को मुअत्तल करती है, वो आपको बार बार बुलाते हैं, नोटिस की तामील करवाते हैं हाई कमीशन के जरिए लंदन में, और आप जो है उनके कहने के ऊपर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होते। एक मिनट, पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होते, और आपकी साहबजादी आके टीवी पे कहती हैं हमें एनआरओ दे दें, मियाँ साहब जेल ना जा सकें, मियाँ साहब के ऊपर केसेस खत्म हो जाएं, हम अगली फ्लाइट पे उनको वापस ले आएंगे। तो क्या आप जो है वो कानून की और आइन की आप क्या इज्जत करते हैं, क्या एहतराम करते हैं? नुक्ता तो मुझे ब्रेक से पहले उठाने दें, नुक्ता तो उठाने दें मुझे। खाकान अब्बासी साहब ने ये भी क्या डाला है, वो इतने गुस्से में उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान से भी ज़्यादा खतरा, बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए आपकी हुकूमत है। नहीं, देखें बात ये है, फिर मैं आपको ये कहूँगा
कि जब ये इस किस्म की बातें करते हैं तो इनकी बातों के अंदर ना कोई जान है ना कोई अहमियत है। अब कह कौन रहा है? अब कह वो रहे हैं जिनके अपने घर के ऊपर जब मोदी इनके फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं तो वहाँ ना कोई फॉरेन ऑफिस का अमला होता है, ना वहाँ पर जो है वो हमारा कोई इदारों का स्टाफ होता है। क्या बात होती है, क्या मामला होता है, वो नोट नहीं होता। तो इस किस्म की बातों के अंदर कोई जान नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये डिमोरलाइज है। डिमोरलाइज क्यों है? बेचैन है, इसराब का शिकार है। उसकी वजह यह है कि हमारी इकॉनमी ने आउट परफॉर्म किया है इनके तमाम दावों को। कोविड के बावजूद हम 4% से ज़ायद ग्रो कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर हमारी जो है वो इजाफा हो रहा है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, हमारी जो आप इंडस्ट्रियल पैदावार के साथ साथ एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर हमारे इजाफा हो रहा है, और मुल्क का इकनॉमिक टर्न अराउंड जो है वो बड़ी तेज़ी से होता जा रहा है। सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। जो चैलेंजेस इनको नज़र आ रहे थे वो चैलेंजेस ख़त्म होते जा रहे हैं। अब कल जो है वो यही शाहिद खाकान अब्बासी हैं जिन्होंने 13.7% ऑफ ब्रेंट के ऊपर 15 साल का मुआहदा किया LNG का। ठीक है, एक मिनट। आज जो उनके चेहरे पे जो मुझे गुस्सा और वो शर्मिंदगी नजर आ रही थी वो यही वजह थी कि वही मुआहदा हमने 10.2% के ऊपर किया हुआ है। क्या वजह है? मुझे यही वजह है कि जो मुल्क के साथ करके गए, कोई एक ऐसा इदारा बता दें जो इस मुल्क का TIA, स्टील मिल, रेलवे, कोई सुई गैस का महकमा, कोई एक ऐसा इदारा जो ये ठीक करके मुझे ब्रेक लेने दीजिए। LNG के हवाले से, गैस के हवाले से, मायदों के हवाले से, बजट के हवाले से बहुत ही बड़ी डिबेट है। और शौकत तरीन साहब ने क्या कहा इस बजट के हवाले से, वो भी फ़ारूक हबीब साहब ने जो कुछ कहा उसी किस्म की बात उन्होंने भी की। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन ओके से पहले फ़ारूक हबीब साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि PMLN की हुकूमत ने बड़े महंगे मायदे किए LNG और गैस के, लेकिन एक दिन पहले, और वो थोड़ा सा उसी तरह से आते हैं कि एक दिन पहले गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टेलीविज़न चैनल में हमाद अजहर साहब और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, दोनों पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके ज़माने एक बड़ी घमसान की जंग हुई इसी इशू के ऊपर। आपका क्या मौक़िफ़ है इनके जवाब में, हमाद अजहर के जवाब में? नहीं, देखिए, मैंने डॉक्टर साहब कल मिफ्ता साहब का वो जो उनका जवाब था वो भी सुना, और गालिबन मिफ्ता साहब ने जो बात की वो ये थी कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आज भी उन रेट्स से ज़्यादा हैं जिन रेट्स पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने वो लिए थे। और उस पर हमाद अजहर साहब का ये जवाब था कि ये हमारी अभी जो शॉर्ट टर्म की अरेंजमेंट है इसलिए ये ज़्यादा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पूरी बहस का जो हासिल है, जो कल की उनकी इस पूरी बात में देखा, उसमें ये था कि अगर LNG आपके पास अवेलेबल है, वो कह रहे हैं डॉलर पे ना जाएं, वो परसेंटेज की बात करें। नहीं, डॉलर की कीमत देखें, बुनियादी सवाल क्या है। एक तो हमाद अजहर साहब का मौक़िफ़ ये था कल के, क्योंकि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं वो हमें बाइंड करते हैं टिल सच एंड सच डेट, उस वक्त तक हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स खुद कर नहीं सकते। उस वक्त तक हमें फिर एक मीडियम टर्म की अरेंजमेंट में जाना पड़ेगा, मीडियम टर्म की अरेंजमेंट में जाना पड़ेगा। तो मीडियम टर्म की अरेंजमेंट में जब हम जाएंगे तो उसमें हमें यही रेट्स अवेलेबल है। और दूसरी जो उन्होंने बात की थी वो गालिबन जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि आपके जो मीडियम टर्म अरेंजमेंट्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट से महंगे हैं, जिस पे हमाद ने कंसीड भी किया और राइटफुली किया। उन्होंने कहा कि अगर हम लॉन्ग टर्म करेंगे तो हम बेटर निगोशिएट करने की पोजीशन में होंगे। ये एक बात उनकी थी। अच्छा, दूसरा जो मिफ्ता साहब की और हमाद की डिबेट का जो क्रक्स था, जो मैंने जिसके ऊपर मैंने विदाउट हैविंग एनी बायस कि मैं अपनी एक पार्टी पोजीशन से बात करूं, एक लेजिटिमेट जेन्युइन कंसर्न के तौर पे, कि अगर आपके पास LNGs अवेलेबल हैं तो फिर आप ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे जब आप अपनी पावर जनरेशन करते हैं तो उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है। और LNG की प्रिक्योरमेंट अगर आपकी टाइमली नहीं होगी, आप कंसीव नहीं करेंगे कि आपको कितने मेगावाट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसमें फिर आपकी हुकूमत को और उसकी ट्रांसमिशन में दिक्कत क्या आएगी। ये वो तीन पहलू थे जिस पर बार बार सवाल कर रहे थे। नवाज शरीफ, देखिए, बात यह है कि हमने पहले भी कहा कि पूरा सच बताना चाहिए। पहले तो चले अच्छी बात है, हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके बात। बजट पे अच्छी डिबेट हुई, नहीं बजट पे भी हुई और इस पे भी जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो एनर्जी के हैं, चाहे वो आपके और महकमों के हैं, उनको आके बात करनी चाहिए। इससे पहले भी एक डिबेट जो है वो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी और नदीम बाबर के दरमियान हो चुकी है। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि PMLN ने जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया 15 साल का, उस 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो टर्मिनल है ये ड्राई डॉक होगा 2 बार। अब वो इस साल जो है वो ड्राई डॉक हो रहा है कि आपको उसको पूरा
खाली करना है। वो पहला ड्राई डॉकिंग है, पहला ड्राई डॉक है और 5 से 7 दिन का उसको टाइम लगना है। यहाँ तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा होता तो हम जो है उनकी आर्म ट्विस्टिंग कर लेते, हम जो है वो उनकी गर्दन दबोच लेते पकड़ के। लेकिन वो ड्राई डॉक का टाइम जो है वो जून में आया, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने नहीं बताया। ये 5 से 7 दिन का टाइम है, जिस इंटरनेशनल कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है और ये इनकी की हुई कमिटमेंट है, ये इनके किए हुए माहदे के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, उसके अंदर ये हमारी जो है वो करना ही करना है, ये हमारे ऊपर लाज़िम मलजूम है। उस दौरान जो है ये 5-7 दिन का जो है वो एक फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए हमने ऑल्टरनेट अरेंज भी किया हुआ है। वो सिर्फ 5-7 दिन का। दूसरी बात आई बड़ी अहम है, हमें ये कहते हैं 2017-18 के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड, उस वक्त कमीशन हो चुके थे एलएनजी के तमाम पावर प्लांट्स, इन्होंने 35 लाख टन फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया। आखिरी साल में 20% फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हुआ। हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? 3% कुल बिजली की प्रोडक्शन का, क्योंकि हमने 4 लाख टन इस्तेमाल किया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये किसी से ढका छुपा तो नहीं है। ठीक है। अब मामला ये है कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है वो इनसे बेहतर है। फिर हमने जो डील ली है उसी कतर से ली है, हमने ली है 10.2% ऑफ ब्रेंट के ऊपर। ठीक है। ये कंफ्यूज ना करें, ये डॉलर पे नहीं है। अगर ब्रेंट का रेट जो है वो ऊपर जाएगा तो उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल परसेंटेज ऑफ ब्रेंट के ऊपर हुआ है ना, ये डॉलर पे तो हुआ ही नहीं है। तो लिहाजा ये उस पे भी झूठ बोलते हैं, उस पे भी गुमराह करने की कोशिश कर। इन्होंने 13.7% ऑफ ब्रेंट पे 15 साल के लिए लिया है और 10 साल बाद आप उसको रीनिगोशिएट करेंगे। हमारा 10 साल का है, 5 साल बाद रीनिगोशिएटेबल है। जो रेट है आपका उसके ऊपर अगर कम होगा उसके ऊपर हम कम ले आएंगे, तो हमारी डील बहुत बेहतर है। इसी तरीके से जो सोलर का इन्होंने इतना जुल्म किया है, सोलर 24 रुपए पर यूनिट, हमने जो मायदे किए हैं इस साल वो 6 रुपए पर यूनिट के ऊपर है। ये 45% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली घर लगाए, 30 से 35% महंगे लगाए, टेक और पे के ऊपर लगाए। आज बिजली ले ना ले, कारखाना चले ना चले, आपने कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है जो 2023 तक 1500 अरब रुपया है। वो कौन मायदे करके गया है? वो ये करके गए। डॉक्टर इकरामुल हक किकबैक्स किसने ली हैं? इन्होंने ली है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने तो नहीं ली, डॉक्टर कौम ने कीमत अदा करनी है, ये सच बताते नहीं। डॉक्टर साहब आपको क्या समझ आती है कि ये मायदे बेहतर किसने किए? सर ये मायदे जो है ये तो 1992 से पहले हक आई थी, फिर उसके बाद 1992 की एनर्जी पॉलिसी बनी। आप ये आज की बात थोड़ी है, ये तो मेरा ख्याल है कि हमें ज़रा थोड़ा सा अपने जो हिस्ट्री को भी ठीक रखना चाहिए। और उसके बाद से ये मायदे जो थे वो जाहिर है कि सॉवरेन गारंटीज, चाहे चाइनीज़ भी आए तो उन्होंने भी उसी IPPs के मॉडल के ऊपर काम किया। देखिए डॉलर जो था उस वक्त जब मायदा हुआ होगा तो 106 का था, आज 152 पे है। नहीं हमारी सब ये तो फारूक हबीब साहब तो ये कह रहे हैं ना, PTI का मौक़िफ़ ये है कि हमने बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन पे ये एग्रीमेंट्स किए, और पहले जो एग्रीमेंट्स होते रहे हैं 90 से अब तक वो गलत टर्म्स एंड कंडीशन पे हुए हैं और ज़्यादा पैसा देना पड़ा। मैं कर रहा हूँ कि 92 से ही हमारी पॉलिसी जो थी, जब वो यहाँ आए थे तो किसी और मुल्क में आपने देखा कि IPPs के साथ इस तरह के मुआहदे किए गए हों कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपको कैपेसिटी चार्जेस मिलेंगे, टैक्स पास ऑन होगा, जो टैक्स उन पर लगेगा वो हुकूमत अदा करेगी। तो उस वक्त जो बिजली का क्राइसिस था 92 में, तो आपको याद है सलमान फारूकी साहब जो थे वो हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते थे, और हुकूमत किसकी थी मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि मैं सियासी पार्टियों की इस जो हम मुहाज़राई में शामिल नहीं होना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप एंड पे मुझे ये तो बताएंगे ना कि क्या हमारा जो सर्कुलर डेट है वो किस स्पीड से बढ़ा है। अब इसके अंदर कलेक्टिव देखिए फेलियर जब होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो उसके अंदर ये होता है कि आप रोज़ की मुहाज़राई से टीवी के ऊपर स्कोर बोर्ड तो नहीं खेल रहे ना, हम मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि स्टेट ओन जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, आज का प्रॉब्लम तो नहीं है ना रेलवे का, हमारी PIA का, हमारा स्टील मिल का, हर रोज़ हमारी सूरत हाल पहले से डिटीरियरेट हो रही है। तो ये जाहिर करती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपना ब्लेम दूसरों पे शिफ्ट करने की बजाय उनको चाहिए कि वो मिल बैठे। मैं इसमें एक पार्टी को नहीं इल्ज़ाम दे रहा, जब तक एंगेजमेंट नहीं करेंगे, देखिए ये 40-50 साल आगे की सोच थी। आज उस पार्टी को जिसका मैं अर्ज़ कर रहा था कि 100 साल की, आपने देखा था सुबह उनकी तकरीब जैसे हुई थी, क्या डिसिप्लिन था पूरी दुनिया को, वो क्या दिखा रहे थे कि एक यूनिटी दिखा रहे थे। इसलिए कि उन्होंने जो बाइडेन को कहा रशियंस ने, उन्होंने कहा जी बस अब आप पावर नहीं है, अब आप हम पे अपनी धौंस न जमाइए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर बना के दिया। आपने क्या
गोल्डन रिंग की जो कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की है, कौन सी कोशिश की हमने? मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा। जब आपको ग्रो करना होता है आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। अब लार्जर पर्सपेक्टिव तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो रोज़ की फायर फाइटिंग है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा है। ये सुन के तो हम तंग आ चुके हैं। मैं आपके सामने इकोनॉमिक मॉडल रखता हूँ। इस दफ़ा पहली दफ़ा फेडरेशन ने ये कहा कि अगर आप हमें कम टैक्स लगा दें, इसकी शरह कम कर दें, जिससे कि महंगाई भी कम हो जाएगी, तो हम अपने सारे लोगों को जो है वो बिल्कुल रजिस्टर भी कराएंगे और ईमानदारी से टैक्स देंगे। एक नहीं, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ। सियासतदानों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की जो ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर है, उनके 6 लेटर्स गए। उन 6 लेटर्स के जवाब में ब्यूरोक्रेट्स ने फिर हुडविन किया, उनको बुलाया, उनके साथ इधर उधर बात की, मगर किया वही जो IMF चाहता था, किया वही जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक किसी पार्टी का मसला नहीं है। ये सब्जुगेशन जो इकोनॉमिकल हमारी हुई है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है, और फिर वो जब होती है तो आप एक वायबल स्टेट नहीं रहते हैं इकोनॉमिकली। और इसमें तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस का फेलियर जो है लीडरशिप का वो शामिल है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद शौकत तरीन साहब क्या फरमा रहे हैं अपने बजट और उसके इम्पैक्ट के हवाले से कि कैसे ऑपोजिशन का खात्मा ही हो गया इस बजट के नतीजे, उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बात को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने बजट की तकरीर में हिस्सा लेते हुए ये कह डाला है कि हमने कुछ इस किस्म की चीज़ें कर दी हैं हाउसिंग के हवाले से कि जो पाकिस्तान के गरीब तरीन तबके हैं उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी और मुल्क की सियासत बदल जाएगी और दर हकीकत नून की और अपोजिशन की सियासत ख़त्म हो जाएगी। शौकत तरीन साहब ने कहा यह है कि ये अपोजिशन की सारी जमातें शोर इसलिए इतना मचा रही हैं क्योंकि हमने इस किस्म के इकदाम उठा लिए हैं कि जिससे इनकी सियासत ख़त्म होने वाली। इनको नज़र आ रहा है कि हमारी मौत है, बिकॉज जब हम ये 4 मिलियन घरानों को घर बना के दे देंगे तो उसके बाद जो है पाकिस्तान की सियासत जो है वो तब्दील हो जाएगी। मलिक साहब, क्या आपका इस पर रद्द-ए-अमल? आपकी तो सियासत ही ख़त्म होने वाली। जी डॉक्टर साहब, हम तो मुंतज़िर हैं कि कब वो इकदाम होंगे जो वादे किए थे। ये तो वही वादा है जो आज से चंद साल पहले था, हुकूमत में आने से पहले था। 3 साल गुजरे, उन घरों की तो हमने कोई बुनियाद भी नहीं देखी। 40 लाख घर में आपको एक बेसिक छोटी सी मैं कुछ हज़ार घर तो बने, 8-10 हज़ार। मैं डॉक्टर साहब आपको जो कुछ हज़ार घर बने हैं वो उनकी आप सामने सूरत हाल रख सकते हैं कि वो आप क्या पूरी जो एक हाउसिंग सेक्टर है उसके अंदर प्राइवेट। अब मैं बात एक लंबी बहस है, आपके पास वक्त मुख्तसर होगा, लेकिन मैं एक बड़ी क्लियर बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर हाउसिंग की जो इमरान खान अपनी गवर्नमेंट में आने से पहले 50 लाख घरों को बना देने की बात कर रहे थे, अगर उन घरों को वो एक्चुअली कन्वर्ट करने में अपनी इस पूरी बात को कामयाब हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये इसका बड़ा वाज़े जामिया खाका सामने आ जाता है कि किसके तहत ये देखें ना, पाकिस्तान हाउसिंग जो इन्होंने बनाई उसके ऊपर तो बड़े इतने शकूक व शुबहात लोगों के है कि वो टेक ऑफ ही नहीं कर सकी। वो तो एक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ऑलमोस्ट के तौर पे सामने नहीं सर, वो है तो सही। एब्सोल्युटली नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है। नहीं देखें, सुने ना मेरी बात सुने, देखें आपने गेज कैसे करना होता है डॉक्टर साहब कि 1 साल के अंदर आपने देखना है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उस प्रोजेक्ट की, लोगों की उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है। अब आपने बैंक्स के कर्ज़ों की बात की, शौकत तरीन साहब ने अपनी जो इकनॉमिक सर्वे की डॉक्यूमेंट थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि वो तबके जिनको पहले ये कर्जा जात नहीं मिलते थे उनको कर्जा जात देने के लिए हम एक हैंड होल्डिंग करेंगे उन तबकात की। तो गालिबन वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि बैंक के लोन्स लोगों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, इस वक्त फरुख हबीब साहब का बात करना है, फरुख हबीब साहब का इस पे एक रद्द-ए-अमल ले लूं बुनियादी तौर पे। ठीक है, बेसिकली तौर पे मलिक अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि जो वादे किए थे, क्या वजह हुई कि जो वादा किया था कि हम एनेबलिंग, ये नहीं कहा था कि सारे हम बनाएंगे, एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर पैदा करनी थी। देखिए, एनेबलिंग 10,000 घर 12,000 घर बन गए। बात यह है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। 100 अरब रुपए से जायद की, फिर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 100 अरब रुपए से जायद की लो कास्ट हाउसिंग की दरख्वास्तें बैंकों को मौसूल हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें से 30 अरब से जायद के वो केसेस अप्रूव कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों को वो लोन देने लगे हैं बैंक्स। ठीक है, और बहुत सारों को डिस्पर्स उसमें हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन की एक मार्केट क्रिएट हो गई है
आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की राइस को देखें, आप उनसे मुंसलिक मज़दूरों की डिमांड देखें, उनकी उजरत के अंदर जो है वो 100% इजाफा हो चुका हुआ है। और आप ये देखें कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग आप देख लें बढ़ गई, सेल्स बढ़ गई, सीमेंट की सेल्स बढ़ गई, ईंटों की सेल्स बढ़ गई, 120 अलाइड इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन ने टेक ऑफ, फुल पीक के ऊपर चल रही है इस टाइम। कंस्ट्रक्शन की खत्म करवाया प्रपोजल की वो है, लेकिन वो तो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है कि वो और एंगल से पैसा कमा रहे हैं तो सरकार को भी दे देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी एक मॉर्गेज मार्केट क्रिएट हो गई, फोरक्लोजर लॉज पास करवाए हैं। सही। हमारे बैंक्स जो हैं वो जो डॉक्यूमेंटेड ऑर्गेनाइज सेक्टर था उनको लोन्स देते थे। ये पहली बार है बड़ी तादाद के अंदर घरों के लिए लोन्स देने जा रहे हैं। और जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की शौकत तरीन बात कर रहे हैं, 40 लाख घरों को गुर्बत से बाहर निकालने की, ना सिर्फ उनको 5 लाख रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, 20 लाख रुपया उनको घर बनाने के लिए बिला सूद दिया जाएगा, एक घर के फर्द को फनी तालीम दी जाएगी ताकि वो अपने पांव के ऊपर खड़ा हो सके, अपना कारोबार कर सके। काश्तकार को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये बजट जो है आवाम के लिए, इस बजट में इतने पैकेजेस हैं, इतनी आसानियां हैं कि इसके ऊपर जब इंशाल्लाह अमल दरामद होगा, मेरा सवाल आपसे ये है, को निचली सतह के ऊपर बहुत बड़ा बेनिफिट नजर आएगा। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि ये जो फोरक्लोजर लॉ हुकूमत ने करवा ही लिया, फोरक्लोजर लॉ बन गया और बैंक्स आ गए हैं हाउसिंग मॉर्गेज के अंदर, और ये जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है जिसमें हुकूमत ने 100 अरब रुपया सिर्फ बैंक्स के कर्जों को सब्सिडाइज करने के लिए रखा है, यानी बैंक आसान किस्तों पे 3, 5, 6% पे कर्जा देंगे। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान में आने वाले 2-3 सालों में गेम चेंजर होगा? जी, पहली बात तो यह है कि फोरक्लोजर का लॉ कोई पास नहीं किया इस पार्लियामेंट में। एक पहले एक्ट बना हुआ था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास केस पेंडिंग था कि क्या फोरक्लोजर, क्या उसके अंदर जो क्लॉज है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाए। वो हो गई है, छोड़िए उस बात को कि उसका क्रेडिट किसको देना चाहिए और वो लॉ किसने बनाया था। यूजुअली हमारी मेमोरी वीक है, इस लॉ में तो पिछले 2.5-3 साल में तो कोई ऐसा एक्ट पास नहीं हुआ। चलिए खैर, उसका क्रेडिट भी देते हैं, मगर 9 मिलियन की हमारे यहाँ शॉर्टेज है एनुअल घरों की, और उसको मीट करने के लिए बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने कोशिश की। तो हमें हर वक्त हुकूमत को कोई बिला वजह तनकीद का निशाना तो नहीं बनाना चाहिए। मगर मैं अर्ज़ करूँ कि जो SME है उसके ऊपर हैवी टैक्सेशन, आपकी बिजली के ऊपर हैवी टैक्सेशन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 186 मिलियन मोबाइल यूज़र हैं, उनमें से पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर भी जो हैं वो भी 12.5% इनकम टैक्स अदा करते हैं। वो 50 बिलियन जो आपने उनसे लिया है, जिनकी उनकी आमदनी ही ज़ाहिर है वो काबिल टैक्स तो है नहीं, तो वो वापस कर दिए जाते हैं अगर 4 दफ़ा। तो ये अभी आपने देखा कि पता चला है कि उसके अंदर जो डिसबर्समेंट हुई है हमारे एहसास प्रोग्राम में वो इतनी नहीं हो सकी थी। तो इससे कहीं ज़्यादा अब वो बाहर की दुनिया में बड़ा आसान होता है, वो टैक्सेस जो हैं मुनासिब रेट पे इकट्ठा करते हैं, फिर उसी टैक्स से आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी। इतना आसान नहीं है सियासत को तब्दील होना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब का। आपने 3 पॉइंट ऑफ व्यू सुने, हुकूमत का, ऑपोजिशन का और एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुना बजट और बजट की सियासत के हवाले से। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।